हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज आप लोगों के लिए मैं ज्योमेट्री लेकर आया हूं और इसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं, उन लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। हो सकता है शायद नहीं भी समझ में आए। और जो एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं और वो लोग क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लेते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और किस टाइप से पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व हो। तो मैं ये जो भी अभी सेशंस दे रहा हूँ पिछले 4-5 सेशंस में, मेरा मैक्सिमम फोकस वही है कि जो पढ़ चुके हैं, जिनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है या क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उनके लिए ये सब सेशंस है। तो बेसिक वाले घबराए नहीं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो उनमें कोई दिक्कत है। वो अभी पढ़ाई नहीं की है, एक बार बेसिक पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें वो लोग भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए। आप लोग एक बार पॉज करें और खुद से ट्राई करें और फिर देखें कैसे मैं सॉल्व करता हूं और आप कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। पहले ही बार में आपको फोटो बनाना है और गलती नहीं करना है। क्या होता है ना, ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन में फोटो बनाना पड़ेगा और कुछ एक टाइप आएगा जो फिक्स्ड है, तो उसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करके उसके मतलब फिगर बनाने का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब फिगर बिना बनाए सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं एक तो दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी मैं ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस का फोटो बनाते हैं हम लोग, मेंसुरेशन में हम लोग फोटो नहीं बनाते हैं। तो मैं एक बार में फोटो बनाऊंगा। क्यों बोला कि सही एक बार में फोटो बनाना है? कितना लोग क्या करेंगे, फोटो बना के और एक बार काटने लगते हैं, गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं? तो एक बार और ये लाइन पढ़ना भूल जाते हैं, राइट एंगल एट B। कभी बोलेगा राइट एंगल एट A, कभी बोलेगा C। तो मैं पढ़ लिया हूँ तो एक बार में ही B पे रख लिया। कभी या तो मैं गलती कर देता तो एक बार A पे रख लेता, फिर काटता, फिर बनाता। तो वो सब बचाना है आप लोगों को। D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट AD इक्वल टू 12, CD इक्वल टू 16। इफ BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये 45 में कट कर रही है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका पेरीमीटर बताना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको पता होगा क्या होता है, मैं बना दे रहा हूं। ABC अगर ये कट कर रहा है पॉइंट D पर और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो AB और आएगा यहां पे आ जाएगा और जो AC आएगा वो यहां पे आ जाएगा। अगर उल्टा है तो BD जो जाएगा यहां पे आ जाएगा और CD जो है वो यहां पे चला जाएगा। आप याद कर सकते हैं लिख के, लेकिन ऐसे देखना भी शुरू करिए आप लोग। से लिख के ऐसे याद कर सकते हैं कि AB अपॉन AC बराबर होता है BD अपॉन CD। तो इसको वहां पे एग्जाम में लिखेंगे नहीं ना, सीधा आप इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैं 12 को यहां लाऊंगा और 16 को यहां लाऊंगा। तो लाते समय मैं काट लिया, तो 4 तिया 12 3 यूनिट और 4 चौका 16 4 यूनिट। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो यहां 5 यूनिट। यही ना बोला है। अब बोला है पेरीमीटर बनाओ, बताओ। तो पेरीमीटर क्या होगा, 5 5 4 9 3 12। पेरीमीटर होगा 12 यूनिट। और मुझे वैल्यू कितना का पता है, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 28। तो 1 यूनिट का क्या होगा, 28 गुणा 5, सॉरी 28/5। इसको सॉल्व करते हैं। 12 8 96, 9 12 दूना 24 और 9 33। काटते हैं, 5 6 30, 5 7 35, 67.2। तो आपको टाइम कितना लगता, खुद से करते तो 3 4 5 5, सीधा ये लाइन लिखे आंसर। मैं तो वो सब पॉइंट समझाने लगा ना तो टाइम लगा ना, तो आप सीधा कितना टाइम लेते, खुद से आप लोग देखो। अगर इस टाइप से आप करोगे तो कितना टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई करें। द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको शायद ये फॉर्मूला याद होगा तो आप कर जाएंगे 10 सेकंड में। क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी ट्रायंगल के एरिया निकालना है, अगर आपका इन रेडियस पता है और सर्कम रेडियस पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब ऐसा तो है नहीं सबको पता होगा, तो और भी तो अल्टरनेट मेथड होते होंगे करने के, तो हम लोग अल्टरनेट मेथड पे भी बात करेंगे। फॉर्मूला जिसको याद है सीधा पुट करेगा, 3 तिया 9, 2 12 दूना 24 1 25, 25 तिया 75, 75 9 84 आंसर। तो जिसको नहीं याद होगा वो भी तो क्वेश्चन करेगा ना,
तो उसके लिए भी एक अल्टरनेट तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, इन रेडियस दिया हुआ है और सरकम रेडियस दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि सरकम रेडियस क्या होता है, r हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है। तो अगर मैं सरकम रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको हाइपोटेनस मिल जाएगा। और इन रेडियस ये r होता है, ये भी r होता है, ये 3 गिवन है। ये r ये एक स्क्वायर फॉर्म होता है। कैसे स्क्वायर फॉर्म होता है, तो ये ऑलरेडी 90 था और ये टेंजेंशियल पॉइंट पर 90 बनाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 3 90 हो गए तो चौथा खुद ब खुद 90 हो जाएगा। और इसका r और r इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, इसलिए स्क्वायर बनेगा। क्या होता है, जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रेक्टेंगल है, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं है। समझाता हूँ क्या। रेक्टेंगल क्या होता है, ये L ये B। अब मैं बोलूँगा एक ऐसा केस आया मेरे सामने कि जब L और B इक्वल हो गया, तो जब L और B इक्वल हो गया तो A और A में तोड़ दिया, L इक्वल टू B इक्वल टू A सपोज कर लिया, तो ये स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं है। तो ये मैं पहले रेक्टेंगल तो प्रूफ कर लिया था चारों 90 करके, जैसे ही मैं दोनों साइड इक्वल किया तो स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, इतना मेरे को पता चल गया। अब दो तीन तरीके से लड़के सोच सकते हैं। कैसे, पहले वो ट्रिपलेट सोच ले कि कौन सा ट्रिपलेट यहाँ लगेगा, तो जो जल्दी से सोच लेगा वहाँ से जा सकता है। जैसे मेरे को तो दिख रहा था 7 24 25 लग रहा है, लेकिन जो नहीं सोच पाएगा उसके लिए भी तो तरीका होगा। मतलब जो कोई लड़का है जो ट्रिपलेट सोच लिया कि 7 24 25 वाला ट्रिपलेट लग रहा है, तो वो सोच लेगा, प्रूफ भी कर लेगा, क्योंकि जो छोटा r होता है p प्लस b माइनस h/2। तो 24 और 7 31 में से 25 गया 6/2 3, प्रूफ हो गया। तो 7 गुना 24/2 84। तो सब लोग जरूरी थोड़ी ना ये सोच लेंगे, तो जो नहीं सोच पाएंगे उसके लिए भी तो तरीका आना चाहिए ना। तो आइए उसके लिए बताता हूँ, मिटाता हूँ ये। आप जब भी आप एक ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल देखें तो क्या होता है, r क्या होता है, r डेल अपॉन s पहला, और यहाँ पे डेल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, s जो है सेमी पेरीमीटर है, और जो r है वो इन रेडियस है। तो अगला चीज क्या पता होता है कि ये टेंजेंशियल पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये a होगा तो ये भी a होगा, ये b होगा तो ये भी b होगा, ये c होगा तो ये भी c होगा, और जो a प्लस b प्लस c होता है वो s होता है। अगर मैं s को b घटा लूँ, s में से b घटा लूँ तो क्या आएगा, a प्लस c। मतलब s में से ये b घटा रहा हूँ तो ये आ रहा है। मतलब मैं इस 25 को सेमी पेरीमीटर से घटाऊंगा तो 3 आएगा। तो s में से 25 घटा रहा हूँ तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को सेमी पेरीमीटर पता चल गया 28 है। और जब मेरे को सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो जब सेमी पेरीमीटर से रेडियस को मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया आ जाएगा। तो फिर 28 × 3 84। तो आप ना हर तरीक़ा से सीख लिए हो। आप जिस तरीक़ा से पहले निकल गए, जिसको पहली नज़र में वो फॉर्मूला याद आ गया r² + 2rr, जिसको नहीं आया वो 7 24 25 से कर ले गया, जिसको ये पता वो ऐसे कर ले गया। तो आप सारे पर्सपेक्टिव को सीखो, लेकिन जाना है एक ट्रैक से। आगे बढ़ते हैं। 2 equal circles of radius 8 cm intersect each other such that each passes through the center of the other, the length of the common chord। अब ना 3 केस होता है कॉर्ड का, मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर आंसर मार दूंगा, क्योंकि आंसर तो मारना बहुत आसान है, 8 × 3 आएगा। क्यों कर दिया इतना जल्दी कि वो लोग सेंटर से पास हो रहे हैं एक दूसरे के। अब इसमें फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही फोटो पे काम किया हूँ। तो आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 केस बनता है जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करता है और उसके बीच का कॉर्ड होता है। तो मैं तीनों केस समझा रहा हूँ। मैं पहला केस लिया कि ये लोग सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ये जो होगा डिस्टेंस r होगा, और जो ये होगा वो भी r होगा, और जो ये होगा ये भी r होगा। और सबको पता है कि ये बीच में है, कलर चेंज करता हूँ। ये जो होगा यही तो कॉर्ड होगा, इसी कॉर्ड पे तो गेम कर रहे हैं।
और ये जो कॉर्ड होगा इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इस कॉर्ड को निकाल के और उसके दुगना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये सर्कल जो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल बन गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना है तो क्या होता है, हाइट साइड इंटू √3/2, और इसको मैं 2 गुना कर दूंगा तो कॉर्ड आ जाएगा, तो r√3। वही वहां पे 8 गिवन था रेडियस, 8√3 मार दिया। लेकिन ये एक केस है, मैं दूसरा केस भी दिखा रहा हूं आपको। कि अगर वो सेंटर से पास ना करे लेकिन जो उसके रेडियस हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, इसको d ले रहा हूं और ये c/2 ले रहा हूं, कॉर्ड का आधा, और ये एक r ये एक r, तो वहां दूसरा कहानी बनता है। जब ये 90 पे कट कर रहा हो r, चाहे r d एक ट्रिपलेट्स बन रहा हो और दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से नहीं जा रहा हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एरिया को कंपेयर कर देते हैं। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का 2 तरीका होता है, ये P है ये B है, तो एक बार 1/2/PB, और ये H है और मान लेती है X है, परपेंडिकुलर है, तो एक बार H × X, 1/2PB और 1/2HX। एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इस बार इसको बेस माना और एक बार इसको बेस माना और इसको परपेंडिकुलर माना एक बार इसको परपेंडिकुलर माना। तो वही सेम काम करूंगा यहाँ पे भी, r × r, हाफ r × r बराबर हाफ c/2 × d। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाफ हाफ तो कट जाएगा, कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो 2r × r अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू कॉर्ड। तो आप याद कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे 90 पे कट कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 × अगर, क्योंकि 2 इक्वल सर्कल यहाँ बोल दिया है ना, उस टाइम पे हो सकता है 2 अलग अलग सर्कल हो, तो 2 अलग अलग सर्कल रहेंगे तो ऐसे लगा देंगे। और एक तीसरा कहानी क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ। जब ना वो इक्विलेटर बन रहा है ना वो राइट एंगल बन रहा है, मतलब एक स्केलन ट्रायंगल बन रहा है, वो कहीं से भी जा सकता है, मतलब सेंटर से तो नहीं जाएगा, कोई ऐसे पॉइंट है कोई ऐसे पॉइंट है कोई ऐसे पॉइंट है, ये r है ये r है ये d है, लेकिन ये c/2 ही रहेगा क्योंकि वो हमेशा बाइसेक्ट होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का RRD वाले का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से, और फिर 1/2 c/2 × d परपेंडिकुलर इंटू बेस करके वो एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को कंपेयर कर देंगे। अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, एरिया को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं पढ़ूंगा ये क्वेश्चन तो मैं पहले ध्यान दूंगा इन तीनों में से किस पे है, और जिस पे रहेगा उसके अनुसार चला जाऊंगा, फोटो वोटो बनाने की काम नहीं पड़ेगी मेरे को। आगे बढ़ते हैं, इसका तो मैं बता दिया हूँ 8√3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, BD एंड C आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। ये लाइन पढ़ते ही एक बार में फोटो बना लेते हैं। इफ C बराबर इतना, BC बराबर इतना, देन द लेंथ ऑफ BD। मीडियन है BD C। मीडियन क्या होता है, यह मिड पॉइंट होता है और ये सेंट्रॉयड हो जाएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो CE दिया हुआ है आपको और BC दिया हुआ है, BC 10 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, CE दिया हुआ है। CE 5√13/2 दे रहा है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं अभी। पूछा क्या है BD, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 3 केस बनते हैं, 3 फॉर्मूला बनते हैं जब भी मीडियन कट करता है। कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है मैं लिख के दिखा रहा हूँ। पहला बनेगा कि B4 × BD का स्क्वायर प्लस मीडियन CE का स्क्वायर बराबर होगा 5 × BC का स्क्वायर। अगर वही यहां पे DE भी गिवन होता, अगर DE भी गिवन होता तो एक फॉर्मूला ऐसे बनता है कि BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो ये सब चीज आप प्रूफ करके तो सबको आता है, लेकिन याद किसको है, अप्लाई किसको जल्दी करने आता है, बिना लिखे सीधा क्वेश्चन में कौन इसका एप्लीकेशन जानता है, वो मैटर करता है।
और ये फॉर्मूला ना सिर्फ मिड पॉइंट के लिए नहीं है, हर केस में अगर कट कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, और मिड पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये हर केस में सेटिस्फाई कर रहा है ये फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। और एक फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट के लिए, क्या बनता है कि बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होगा 5 ऑफ डी का स्क्वायर। आपको सब याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। तो आप याद होता फटाफट पुट करेंगे, आंसर जो होगा वो आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे क्योंकि BC गिवन है, तो आइए मैं पुट करके सॉल्व करता हूँ। पाँच रूट 13/2 सी दिया हुआ है, तो 5 25 गुणा 13/4 प्लस x ले लिया, दिखना कम पड़ेगा, x स्क्वायर बराबर 500, ये हुआ ना 500। 4 से काट देंगे तो ये 125 हो जाएगा, इस 4 से काट दिया। घटाते हैं, 13 5 65, 13 दूना 26, 325/4 मतलब आ जाएगा कितना 175/4 का अंडर रूट। 5 रूट 7/2, 25 7 175, 25 का 5 निकल गया, 4 का 2 निकल गया, 7 अंदर में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC BAC बराबर 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। A बराबर 90 है, एक बार में फिगर बनाऊंगा। AD परपेंडिकुलर है। अच्छा चलिए एक बात और बता देता हूं, जब भी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला एंगल से परपेंडिकुलर खींचता है तो बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, और जितने भी फॉर्मूला बनते हैं वो आते हैं मैक्सिमम सिमिलैरिटी से ही। तो आप क्या करें, सबको याद करके रखें। ये नहीं कि बार बार मैं सिमिलैरिटी लगाऊंगा और प्रूफ कर लूंगा, पहले से रिटेन कर लूंगा, सबको याद कर जाऊंगा। आइए दिखाता हूं लिख के। अगर एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, हाफ AC इंटू AB इक्वल टू होगा हाफ BC इंटू AD, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो एक फॉर्मूला बन के आएगा कि AC इंटू AB बराबर होगा BC इंटू AD। क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है SSC, AD पूछ लेता है और तीनों दे देता है, चाहे 2 दे देता है जिससे हम तीसरा निकाल लेंगे, कौन सा पाइथागोरस लगा के, और पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल लेंगे, फिर पूछ लेगा AD बताओ। तो याद रखना चाहिए AC इंटू AB अपॉन BC करते ही मेरे को ये वाला लाइन आ जाता है। आगे देखेंगे तो और भी फॉर्मूला बनते हैं, जैसे कि अगर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे पूछा हो, ये P दे दिया था, ये B दे दिया था और ये A दे दिया था, तो एक रिलेशन बन के आएगा हाफ P स्क्वायर अपॉन हाफ नहीं 1/P स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। इसको मिटाता हूं और लिख के दिखाता हूं। एक सेकेंड। अब अगर BD कोई पूछ ले तो BD क्या होता है, AB का स्क्वायर अपॉन BC, मतलब AB इसके नियर वाला ले गया और BC पूरा हाइपोटेन्यूस है। अगर CD कोई पूछ ले तो AC इसके नियर वाला ले लूंगा, AC का स्क्वायर अपॉन BC। अगर जब कभी लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है फॉर्मूला में तो दोनों को ऐड कर दूंगा। जब दोनों को ऐड करूंगा तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकलेगा BC का स्क्वायर, और BC BC कट जाएगा तो बचेगा क्या, BC। तो प्रूफ हो गया कि BD प्लस CD बराबर है BC का, तो ये BC आ भी रहा है। तो आगे मैं बहुत सारा फॉर्मूला इसमें बता दिया हूँ, शायद कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं कोई, हाँ एक चीज़ और छूट रहा है। जब हम लोग देखेंगे, जब ये BD और CD को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, BD अपॉन CD निकल के आएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये रेशियो भी आप याद कर सकते हैं, ये रेशियो बन के आता है। तो इन सारी चीज़ों को जितना आप रिटेन कर सकते हैं। एक और आता है AD के साथ कि जब हम लोग AD का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा DC इंटू BD।
इन सारी बातों को आप लिख के याद करें, अब बार बार प्रैक्टिस करें, तब जाके एग्जाम में आप कम से कम टाइम में लगा पाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रायंगल ए बी सी, एडी दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी गिवन है 8.4 और बीडी गिवन है 4.8 और बीसी का लेंथ पूछा है, एडी 8.4, ओ माय गॉड, इधर ना, इधर 8.4 होगा। लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला। तो और कैलकुलेशन कैसे बचाना है, तो मैं क्या किया, सबको 10 में गुणा कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा उसको 10 से भागा दे दूंगा। सबको 12 से काट लिया तो उसको मैं 12 से गुणा कर लूंगा। आंसर निकालने के लिए 12 चौक 48 और 12 7 84, 7 7 49/4 लिखते हैं, 49/4 काटे, 4 तिया 12, 49 तिया 147, 14.7। पूछा क्या है, बीसी पूछा है, तो 14.7 और प्लस 4.8, 8 7 15, 19.5। तो अगर आप सीधा 8.4 का स्क्वायर लिख रहे हैं, 4.8 लिख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कैलकुलेशन को आसान बनाएं, छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ के। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AD इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आपके मन में नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। सर्कल है जिसमें AD डायमीटर है और AC कॉर्ड है। AC कॉर्ड है, पॉइंट B इज ऑन AC। अच्छा पहले AC कॉर्ड बनाते हैं, इधर AC कर लिया। पॉइंट B इज ऑन AC सच दैट OB बराबर 7 एंड OBA बराबर 90। OBA 90 है, O सेंटर होगा तो मैं 90 बना लिया। OB 7 गिवन है, DOC 60 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC पूछा है, तो ये 60 गिवन है। सबको पता है कि सेंटर पर बना एंगल दुगना होता है सरकमफ्रेंस के, तो मतलब इसका आधा हो जाएगा, ये सेंटर का आधा होगा सरकमफ्रेंस वाला, तो 30 होगा। ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑलरेडी 90 30 हो गया तो ये 60 बनेगा। और जब पूरा स्ट्रेट एंगल 180 बनता है, ये 60 60 बन गया, तो ये भी 60 होगा। अब पूछ क्या रहा है, BC का लेंथ, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो एक बात सबको पता होगा, 90 60 30 का रेशियो क्या निकलता है, जब ये 30 ले लूँगा तो ये 1 यूनिट होगा, 60 के सामने √3 यूनिट होगा और 90 के सामने 2 यूनिट होगा। तो क्या दिया हुआ है, 30 के सामने 7 दिया हुआ है, 60 के सामने 7√3। इतना ही करना था, सिर्फ फिगर बनाने का टेंशन था, उसके बाद इजी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अरे यार, लो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेट O be the center of circle and AC be the diameter. BD is chord intersecting AC at E. सॉल्व आप लोग करते रहें खुद से, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी देख रहे हैं, मूवी टाइप। लेट AC डायमीटर है, पहले इतना काम तो कर लें। BD कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रहा है AC पर E पे, BD कॉर्ड ले लिया। मतलब एक चीज बोल दूं, मैं गलती से खींच दिया, टेढ़ा खींचना चाहिए था, क्योंकि ये लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। मैं क्या करता, टेढ़ा खींच देता तो सही होता, तो मैं टेढ़ा नहीं खींचा हूं सिर्फ। AD एंड AB आर ज्वाइंड, AD और AB को ज्वाइन कर दिया। BOC 40, O कहीं होगा यहाँ पे, तो ये 40 है, एंड AOD 120 है, ये O है तो यह 120 है। ये तो क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देन BEC इज इक्वल टू, ये बताना है, करते हैं। BC से बना हुआ है 40 सेंटर पर, तो अगर हम लोग सरकमफ्रेंस पर बनाएंगे तो 20 बनेगा। मैं क्यों यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नज़दीक है थीटा, उसके आसपास का सब कुछ फाइंड कर लूँगा तो थीटा खुद ब खुद आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं AD वाले आर्क से देखूं तो 120 बना रहा है सेंटर पर, तो सरकमफ्रेंस पर 60 बनाएगा सेम आर्क से।
तो ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, एक्सटीरियर एंगल 80 होगा, खेल खत्म। सिर्फ क्वेश्चन का फिगर बनाओ, आर्क देखो, सेंटर पर क्या बना है, सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा, आंसर टिक करें। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, डी सी पैरेलल ए बी एंड ए बी बराबर 16 एंड डी सी बराबर 11.2। हम लोग करते क्या है ना, पहले फिगर बनाते हैं, फिर काटते हैं, ए बी सी डी बदलते हैं। लेकिन मेरे को पहले पता चल गया कि ए बी बड़ा है तो मैं नीचे ए बी को लूंगा और सी डी छोटा है तो उसको ऊपर लूंगा। कभी कभी क्या होगा, यहाँ ए बी लिख दोगे फिर सी डी लिख दोगे तो अरे यार तो उल्टा कर दिया, तो फिर मिटा के उल्टा करते हैं। थोड़ा सा यही चीज़ ध्यान देना है, यही आदत सुधारना है। 2 बार फिगर बनाए या 1 बार काट गलत किए तो 5-7 सेकंड 8 सेकंड का डिफरेंस हो गया। तो 8 सेकंड 1 बार डिफरेंस अगर 10 बार हो गया तो 80 सेकंड का हो गया ना। अगर 20 क्वेश्चन में ऐसा कर दिए तो 160 सेकंड का हो गया ना। तो ऐसे ही टाइम लग जाता है ज़्यादा और पता भी नहीं चलता कहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है। यदि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ योर डायगोनल, इस क्वेश्चन के लिए फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 आंसर। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। दोनों का इसे ले लिया, पूछा है कि दोनों का मिड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। अगर वो पूछता ना कि इस दोनों पॉइंट से इक्वल, तो दोनों का सम करके आधा करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ। दिखाता हूँ कैसा प्रूफ होगा। ए बी मान लिया ए है, ऐसे हल्का हल्का आगे बढ़ा दिया तो ये पूरा a/2 होगा। और ये मान लिया b है तो ये पूरा b/2 होगा और ये पूरा a/2 होगा। लेकिन अगर पूरा इस ट्रायंगल में देखें CBD में तो ये भी b/2 होगा और पूरा ये a/2 था और इतना हिस्सा b/2 है तो क्या होगा a/2, ये पूरा a/2 था। तो मैं इसको निकालूंगा तो a/2 में से b/2 हटा दूंगा तो क्या है a - b/2। तो 16 - 11.2 होगा कितना 4.8, 4.8 का आधा 2.4। फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, जिसका प्रैक्टिस होगा। आगे बढ़ते हैं। ABC is an equilateral triangle with side 18 cm. D is a point on BC such that BD बराबर हाफ नहीं 1/3 of BC। ABC ये कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, ये 1:2 में कट रहा होगा क्योंकि BC का मेथड है तो पूरा BC 3 है, ये 1 है तो ये 2 होगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ। अगर मैं लिखता BD अपॉन BC तो क्या होगा 1/3। तो BC पूरा 3 है और BD 1 है तो DC तो 2 होगा। तो मैं कैलकुलेशन ना हो और फ्रैक्शंस में वैल्यू ना जाए इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो पूरे को 6 यूनिट मान लिया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया पूरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को निकालना क्या है AD। तो AD कैसे निकलेगा, कोई और तरीका है नहीं कि जब तक मैं ऊपर से खींच के और एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा और कोई तरीके से निकलेगा नहीं तो और मेथड फिर आपको जाना पड़ेगा स्टीवर्ट थ्योरम से या फिर कोसाइन से, तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। कोसाइन से और स्टीवर्ट से गए तो हम लोग कुछ इसी में अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अरेंजमेंट, रीजन है मेरे पास कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और कोई ट्रायंगल रहता तो मैं नहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता, स्टीवर्ट से चला जाता या कोसाइन रूल से चला जाता। तो मेरे को दिख रहा है इक्विलेटरल है तो मैं दिमाग लगाऊंगा। तो मैं ऊपर से लाइन खींचा, वो लाइन जो है परपेंडिकुलर है इसके, तो ये क्या करेगा दोनों को बाइसेक्ट भी करेगा इक्वली। तो 3-3 हिस्सा में बांट देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 3 और फिर यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी 3। तो पहले 2 है तो ये 1 होगा। क्या मतलब O पॉइंट पर कट किया है तो DO1 होगा। अब AO निकालेंगे तो क्या होता है √3/2, साइड का √3/2। तो साइड 6 यूनिट माना हूँ, मतलब ये भी 6 माना हूँ, ये भी 6 माना हूँ, तो उसका √3/2 कर लिया तो क्या होगा 3√3। पूछा क्या है AD, लगाओ इसमें पाइथागोरस। तो तितली का 9 × 27 = 28, √28 यूनिट। अब मेरे को पता है कि साइड 18 गिवन है, मैं साइड लेट किया हूँ 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3, तो आंसर होगा 3√28। तो 4 निकल जाएगा 6√7। आंसर 3√28 हुआ। तो 28 में तो 7 × 4 है ना, तो वो 4 को मैं बाहर करूंगा तो 3 दूना 6√7। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल BC, ABC होना चाहिए ना, सॉरी
ए बी सी यहाँ पे। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी एंड डी आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। जब भी इक्विलेटरल दिखे, राइट एंगल देखे, तो आपको सारा चीज याद रहना चाहिए कि मैं क्या क्या जा सकता हूँ, कैसे कैसे हो सकता है। सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, मैं डी पैरेलल ले लिया बी सी का, एंड इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ बी सी। मान लीजिए ये 2a है तो ये a है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो जैसे a हुआ तो मेरे को पता चलेगा ये मिड पॉइंट है। शायद मेरे फोटो से आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि मिड पॉइंट बना है, लेकिन ना फील करना है, बार बार फोटो नहीं बनाना है, पहली बार में फील कर लिए कि मिड पॉइंट है। तो ये a हुआ तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। अब क्या बोल रहा है कि AD A प्लस CE A प्लस BC 4A टोटल हो गया, 1 1 2 और 2 4, 4A बराबर है 30 के, तो A बराबर होगा 7.5 के। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। BCED 2 3 2 5, 5A का वैल्यू निकालना है, 5 से गुणा करते हैं 37.5 होगा। कैसे इतना जल्दी गुणा किया? मैं पहले 7 से कर लिया, 5 7 35, और फिर 0.5 से अलग कर लिया, 50 25, तो 35 प्लस 2.5 37.5। आगे बढ़ते हैं। The sides AB, BC, AC of triangle ABC are 12, 8, 10 respectively. A circle is inscribed in the triangle touching AB, BC, AC at D, E, F respectively. इसके लिए फिगर नहीं बनाऊंगा। अभी कुछ देर पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का केस आया, तो आपको सिखाया था ना, ये वाला टच कर रहा है तीनों, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए तब भी मैं समझा दे रहा हूं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएगा और कुछ नहीं लगा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस साइड को पूरे हाफ पेरीमीटर से घटा रहा हूँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं लिख लिया, ये A है, ये B है, ये C है, AB को D पे कट कर रहा है, ये E पे कट कर रहा है, F पे कट कर रहा है। हाफ पेरीमीटर 12 8 20 10 30 15 हुआ, 15 में से AC को घटाऊंगा जो कि 10 है, तो ये 5 आ जाएगा। और टेंजेंट्स इक्वल होते हैं तो ये भी 5 हुआ। AB 12 दिया हुआ है तो ये 7 हो गया, और ये इक्वल होता है टेंजेंट तो ये 7 हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये कितना है, AC 10 है तो ये 3 हो गया, तो ये भी 3। अब जो भी पूछा सब निकल जाएगा। इसके लिए फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप मन में भी फटाफट सोच लेते कि यहाँ DEF है तो क्या क्या करें। क्या पूछा है, AD रेशियो CE, AD रेशियो CE 7:3। आगे बढ़ते हैं। If A and B are the lengths of two sides of triangle such that product of AB बराबर 24, where A and B are integers, then how many such triangles are possible? अगर पहली बार में ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, इतना टेढ़ा टाइप का, और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ के भागो। जितना जल्दी छोड़ के भाग सकते हो उतना टाइम बचेगा। जब मैं सब क्वेश्चन कर लिया, समय बचा लिया अच्छा खासा, तब आऊँगा इस पे लगाऊंगा। तो आपको ये बात तो पता होगी, कोई भी ट्रायंगल में जब उसका साइड ABC रहता है तो कोई तीसरी साइड किस पॉइंट्स पर डिपेंड कर दी है, क्या क्या उसके लिए क्या क्या वैल्यू उसका पॉसिबल है, कैसे निकालते हैं। अगर C का पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे तो वो हो सकता है A माइनस B से O बड़ा और A प्लस B से छोटा। जितने भी वैल्यूज हैं A माइनस B से बड़ा और A प्लस B से जितने भी छोटे वैल्यूज है, सारे पॉसिबल वैल्यू है C के। यहाँ पे तो मॉड नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ मॉड लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी भी साइड निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। वो दिया है A इंटू B बराबर 24। तो क्या क्या हो सकता है, पहले 1 गुणा 24 हो सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट गो में छोड़ देने हैं, मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ लेकिन छोड़ देना है, नहीं करना है फर्स्ट गो में। और क्या हो सकता है, 2 गुणा 12 हो सकता है A और B, ये 3 गुणा 8 हो सकता है, या 4 गुणा 6 हो सकता है, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 गुणा 6 ऑलरेडी काउंट कर चुके, तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ इतना तक ही लेंगे। अब मेरे को पता चल गया A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है, तो यहाँ से कौन कौन सा C का वैल्यू आ सकता है, तो उतने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अगर मैं A का वैल्यू
2 और 12 लूँ तो वहाँ से सी का फिर पॉसिबल वैल्यू निकाल लूँगा। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी पहले डिफरेंस लेते हैं। 24 में से एक गया 23 और 24 एक 25। 23 और 25 के जितने भी 23 से बड़ा और 25 से छोटा जितने वैल्यू होंगे वो पॉसिबल होंगे। तो एक ही है 24, सीधा सीधा दिख गया, तो एक यहाँ पे बन सकता है। उसी तरीके से 12 और 2 में देखेंगे तो 10 और सी से आएगा 14। तो हर बार नहीं ना काउंट करेंगे, अब 10 से बड़ा तो 11, 12, 13, 14 से छोटा तो 3, ऐसे नहीं काउंट करना है। अब इतना लिख के ऐसे काउंट नहीं करना है, थोड़ा आपको लिखने वाला पार्ट रिड्यूस कर सकते हैं। 14 में से 10 गया 4 और 1 कम ले लेंगे क्योंकि 14 और 10 को नहीं काउंट करना था, तो 3। उसी तरीके से 8 3 11, 8 और 8 में से 3 गया 5, 11 और 5 के सारे नंबर बीच के, 11 से 5 गया 6, 1 कम कर लूँगा। 6 और 4 10, 6 में से 4 गया 2, तो 10 और 2 के बीच के सारे वैल्यू, तो 10 से 2 गया 8, 1 कम कर लूँगा। इतने पॉसिबल वैल्यू है सी के। तो सी के जितने पॉसिबल वैल्यू ट्रायंगल भी उतने भी ट्रायंगल भी बनेंगे। 7 5 12, 3 15, 1 16। आगे बढ़ते हैं, 16 आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक चीज अलग पूछ लिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन देख के आपको नहीं करना है एग्जाम हॉल में, पता होना चाहिए किसको करना है और किसको नहीं करना है। देखेंगे छोड़ के भाग जाएंगे उसी टाइम। आइए मैं फिर करता हूँ इसको भी। बोल रहे हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एन इंटीजर साइड आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16। तो वही कहानी है कि ये ए है, ये बी है। अगर ए बी सी रहता तो आपको पॉसिबिलिटी तो उसी तरीके से निकालेंगे ना सी का, कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, पॉसिबिलिटी तो वैसे ही निकालेंगे हम लोग। तो वही करेंगे। अगर 2 का सम दिया है 16, मान लीजिए मैं ए प्लस बी का सम 16 मान लिया, तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 + 15 लिख सकता हूँ, 2 + 14 लिख सकता हूँ। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, कोई और तरीका ही नहीं है। नहीं तो आपके पास कितना स्पीड है मन में लिखने का, ये मैटर कर जाएगा। अगर लिखने का मन में एक्सपीरियंस कम है तो आपको टाइम लगेगा ही। इसीलिए पहले गो में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है। अब 9 + 7 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो ए और बी के सारे पॉसिबल वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमको काउंट करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमको नॉर्मल ट्रायंगल काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ आइसोसेलेस काउंट करेंगे। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, 15 1 16 और 15 से 1 गया 14, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है 15। तो 1 15 15 का एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू पॉसिबल है सी का। कब, जब एक साइड का रहेगा 1 और 2 साइड 15 और 15 रहेंगे। उसी तरीके से काउंट करूंगा 2 और 14 में, तो मैं 14 को एक बार और ले सकता हूं, लेकिन 2 2 14 नहीं बनेगा। दिखा रहा हूं क्या, 1 15 15 बन सकता है, लेकिन ना 1 1 15 नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उस केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 1 2 बड़ा है 15 से, नहीं बड़ा है। चाहे 15 से 1 गया 14, डिफरेंस बड़ा है 1 से, नहीं बड़ा है। तो आपको ये रूल अच्छे से समझना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। सेम मैं काम करूंगा इसके साथ 3 और 13 के साथ। तो 3 3 13 नहीं बन सकता है, लेकिन 3 13 13 बन सकता है। वही काम करूंगा 4 और 12 के साथ। 4 4 12 नहीं बन सकता है, लेकिन 4 12 12 बन सकता है। सेम काम करूंगा 5 11 के साथ। 5 5 11 नहीं बन सकता है, क्योंकि 5 5 10 लेस है 11 से, तो इसलिए यहां भी 1 बनेगा। लेकिन 6 6 10 बन सकता है, क्योंकि 6 + 6 ग्रेटर देन है 10। और 6 10 10 भी बन सकता है, क्योंकि 6 + 10 ग्रेटर है 10 से। तो यहाँ 2 पॉसिबल है। 7 7 9 भी बन सकता है, और 7 9 9 भी बन सकता है। तो यहाँ भी 2 पॉसिबल है। 8 8 16 पहले ही है, तो मैं यहाँ पे काउंट करने के लिए, ये तो ऑलरेडी आइसोसेलेस बना रहा है दोनों, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है आइसोसेलेस बनने के लिए। तो जितने भी वैल्यू पॉसिबल है ना यहाँ पे सब सेटिस्फाई करेंगे। हर केस में क्या हो रहा था, इस पे डिपेंड कर रहा था आइसोसेलेस बनने के लिए, लेकिन इस केस में ऑलरेडी आइसोसेलेस है, तो इसके सारे वैल्यू ले सकता है। तो 8 से 8 गया 0, और 8 8 16, 0 और 16 से बीच में, मतलब 0 से बड़ा और 16 से कम
जितने वैल्यू है सब पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो 16 में से 0 गया 16, एक कम कर लेंगे 15। काउंट करते हैं, 15 2 17 2 19 और 5 24, 24 आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल। तो इस तरीके के लेंदी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना होता है, और नहीं तो आप फर्स्ट गो में छोड़ो, लास्ट में टाइम बचा के करो, अदरवाइज आप छोड़ के आओ इसको। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन, ये थोड़ी नहीं यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन तो अदर क्वेश्चन दिलाएंगे, 2 नंबर कम आएगा बस मार्क्स। इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ ये मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, BE and CF are the perpendicular to each other. मीडियंस BE and CF। तो अब जैसे ही मीडियंस BE and CF परपेंडिकुलर गया तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूलाज घूम जाने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। पूछा क्या है, इफ BE बराबर 9 और CF बराबर 13 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी। बनाते हैं। जब भी मीडियन कट करता है तो पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये मीडियन में सबको मीडियन मान लिया तो ये सेंट्रॉइड होगा, तो ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एरिया को। अगर मैं सिर्फ 3 इक्वल पार्ट में बोलूँ कैसे डिवाइड करेगा, तो आप सिर्फ इतने सर्कल को देखिए, तो सब 2 2 2 बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीडियन दिया हुआ है, मान लीजिए ये दोनों साइड दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकाल के 3 गुना कर दूंगा, एरिया आ जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। A B C, ये B E और C F एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 में काटता है। तो ये होगा 2:1, मतलब BM/ME हमेशा 2:1 में होना चाहिए। और पूरा BE 9 दिया है तो 2:1 में काटूंगा तो ये 6, ये 3। CF 13 दिया हुआ है तो ये 13 दूना 26/3 और ये 13/3। अब इसका एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 का मल्टीपल है क्या, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 26 कभी गायब नहीं होगा। 26 गायब नहीं होगा तो 13 हमेशा रहेगा। 13 रहेगा तो एरिया में भी 13 रहना चाहिए। ऑप्शन एक ही में 13 है आंसर। करके भी बताता हूँ कैसे। 3 गुना करूँगा पूरे एरिया का, इंटू हाफ इंटू 6 इंटू 26/3। 3 दूना 6 से 6 गया, 26 दिया 78 आंसर। आप लोग भी ट्राई करते रहे। इन ट्रायंगल PQR is inscribed in a circle. The bisector of angle P cuts QR at S and the circle at T. समझ गए? एक ट्रायंगल इसके अंदर है PQR। अगर इसको यहाँ पे S पे कट रहा है, यहाँ पे T पे कट रहा है, इतना तो समझ गए हैं। आगे क्या बोल रहा है, इफ PR बराबर 5, PS बराबर 6, ST बराबर 4, तो पूछा क्या है, PQ बताएं। तो यहाँ पे आपको ना पहली बार अगर ये सामने क्वेश्चन आ जाए, आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ढंग से, तो भी आप हो सकता है 3-4 मिनट बर्बाद कर दे और आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी लगती है। जो लड़का पहले किया है वो सिमिलैरिटी लगा के कर लेगा। तो मैक्सिमम लोग पहले किए हुए रहेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी टाइम बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं, और वही मैं एक बार सिमिलैरिटी लगाया, उसके बाद मैं याद रख गया कि क्या इसका आउटकम आएगा। तो मैं आउटकम याद कर गया हूँ, तो मैं देखते ही आंसर निकाल लूँगा। तो आउटकम क्या आता है, PQ इंटू PR बराबर PS इंटू PT। तो अगर आपको याद रह गया तो बहुत लोगों से आप आगे निकल जाओगे, 10 सेकंड में आंसर टिक करके निकल जाओगे। याद नहीं रह गया तो हो सकता है आप 40 सेकंड या 35 सेकंड आपको आता है तब, और नहीं आता है पहली बार मिल गए इससे तो 3-4 मिनट और बनेगा भी नहीं। आइए मैं इसमें सिमिलैरिटी लगा के भी दिखा देता हूँ, इस पर सेटिस्फाई करा दीजिए। 5 इंटू 6 गुणा 10, 5 से काट देंगे 12×5 = 60, 12 आंसर हो जाएगा। PS प्लस ST जोड़ेंगे PT आएगा। PS 6 गिवन है, PR 5 गिवन है, तो 12×5 = 60। आइए मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे प्रूफ होगा।
पहले से ही बोल दिया कि बाइसेक्टर है तो ये अल्फा अल्फा बनेगा। याद होना चाहिए ये चीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंगल हो गया बाइसेक्टर है तो अल्फा अल्फा, ये थीटा मान लिया। अगर जिसको नहीं याद है, पहले से नहीं किया है, तो उसको बहुत दिक्कत होगा। ये थीटा। अब मैं कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा, एक PSQ को और एक PRT को। आप सिमिलरिटी लिखें कि ट्रायंगल PSQ सिमिलर है ट्रायंगल PRT के। ये आप सीधे आंसर लगाना शुरू करें कि थीटा के सामने PS है, इसमें थीटा के सामने PR है, इसमें अल्फा नहीं, इसको लेते हैं नॉन कॉमन एंगल, नॉन, इसके सामने PQ है और इसमें इसके सामने PT है। PT इंटू PS बराबर PR इंटू PQ। आगे बढ़ते हैं, आप याद ही कर लो भैया, आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग भी ट्राई करते रहें। In triangle ABC, D and E are points on sides AB and BC. D कहाँ पर है? AB पर है। E कहाँ पे है? BC पर है। अब ये नहीं कि मैं D और E वहाँ बना लिया फिर सुधारूंगा कि D नहीं E यहाँ होगा। यही आदत सुधारना है बस, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। छोटी छोटी गलतियाँ जहाँ से टाइम हम लोग बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन एक बार में ध्यान से नहीं पढ़े, कहीं क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिए, तो उसका आदत आप लोग घर पे मॉक टेस्ट से ही सुधार सकते हैं, एग्जाम के दिन टाइम बचाने के लिए। इसको मिलाते हैं। BD रेशियो DA गिवन है, BD रेशियो DA। फिर क्या गिवन है? C रेशियो EB। C कितना है? 1 और EB 4 है। पूछ क्या रहा है? If DC and AE intersect, DC और AE intersect at F, find FD रेशियो FC। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज चल जाना चाहिए कि मास पॉइंट ज्योमेट्री से बनेगा, और इतना नहीं चल रहा तो सिर्फ इतना देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मास पॉइंट ज्योमेट्री यहाँ लग सकता है। कोई भी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया अंदर में, तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि शायद यहाँ पे MPG लग सकता है। कभी भी ऐसा हो केस तो आपके दिमाग में एक बार घूम जाना चाहिए कि MPG लग सकता है, तो मैं वहाँ पे MPG लगाऊंगा। जिसको MPG का नॉलेज नहीं होगा मास पॉइंट ज्योमेट्री का, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जिसको नॉलेज है उसके लिए बहुत आसान है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम लोग? इसको इक्वल करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और ये 1 चला जाएगा यहाँ पे, और दोनों का जो सम होता है यहाँ पे होता है 2 1 3। जिसको नहीं आता होगा मास पॉइंट ज्योमेट्री, उसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा MPG, सीधा यूज नहीं कर सकता। जिसको आता है उसके लिए अच्छा है। अब क्या हो, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल इक्वल होना चाहिए, तो ये 4 दूना 8 बना रहे हैं, तो ये भी 8 होना चाहिए। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाई करता है और ये जो पॉइंट है यहाँ लाई करता है, वही रेशियो पूछा है, तो यहाँ 8 होगा या 3 होगा, तो 8:3 आंसर। इतना ही करना था, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है MPG का, तो आप हो सकता है 3-4 मिनट बर्बाद कर दे दिमाग लगाने में और आंसर भी नहीं आए। नॉलेज है 15 सेकंड में करके निकल जाएंगे। ये 8 यहाँ चल जाएगा और ये 3 यहाँ। अगर इसका वेट पूछेगा तो 8 3 11 होगा, और इसीलिए 8 2 10 होगा, तो 10:1, 10 1 11, 8 3 11। अगर इसका रेशियो पूछता तो ये 10:1 होता, F रेशियो FE। तो ऐसे ही आपको करने, एक बार आप लोग सीख ले MPG, फिर काम करते रहे इसके ऊपर बार बार। D is the midpoint of side AC and E is a point on side AB such that EC bisects BD। ट्रायंगल बनाते हैं। D is the midpoint of AC। मिड पॉइंट है तो 1:1 में कट रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, AD और DC। एंड E is a point on side AB such that EC bisects BD at F। EC जो BD को F पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये दोनों भी 1-1 में कट रहे हैं। AE बराबर 30, AE 30 है, तो EB का लेंथ बताए, EB का लेंथ बताए।
तो मैं अभी बताया कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर दो लाइन कट कर रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ घूमना चाहिए कि शायद यहाँ पे MPG लग सकता है, तो यहाँ पर MPG लगा दूंगा मैं। ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बनना चाहिए दोनों का सम, मतलब ये 1 और ये भी 1, तो यहाँ 2। अगर ये 1:2 होगा तो ये भी 1:2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 होगा। अब मैं इसमें रेशियो देखूंगा तो ये 2 यहाँ जाएगा तो ये 2 यूनिट होगा, और ये 1 यहाँ आएगा तो ये 1, तो ये 2:1 में होना चाहिए पूरा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 30 पता है, 1 यूनिट का निकालना है, आंसर 15 हो जाएगा। अगर नहीं पता है MPG तो फिर यही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सामने और टाइम बर्बाद करके चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। From a point P that is at a distance of 15 cm from center O of a circle of radius 9 cm in the same plane, a pair of tangent PQ and PR is drawn to the circle. The area of quadrilateral PQOR. ट्राई करते हैं। ये हुआ सर्कल और यहाँ से O का डिस्टेंस बोला है P से 15 है, और ये रेडियस 9 बोला है, और टेंजेंशियल पॉइंट ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R, जहाँ पे कट कर रहा है। तो ये O दे दिया, तो ये 9 दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस 15 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और पूछ रहा है PQOR का एरिया बताएं। तो आप लोग इतना बनाने के बाद फटाफट अब एरिया निकालना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये 90 बन रहा है, तो ये 9 है, ये 15 है, तो 9, 12, 15 का आपको पता होगा ट्रिपलेट्स। 9, 12, 15 नहीं पता है तो 3, 4, 5 पता है ना, तो 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौका 12। तो 9, 12, 15 पता है, तो इसी तरीके से पता है क्या होगा। और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल QOP और PRO एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होते हैं। कन्ग्रुएंट का मतलब ना कि दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि टेंजेंट इक्वल हो गया और रेडियस इक्वल हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो आप देख सकते हैं फटाफट कट जाएगा और दोनों सेम ट्रायंगल बन रहे हैं। 9, 12, 15 के, वो भी 9, 12, 15 का एरिया निकालना है, तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के दुगना कर दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 9 गुणा 12/2, मतलब हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और पूरे का दुगना करना है तो 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, तब आंसर क्या होगा? 12 गुणा 9 108। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करें। इन अ ट्रायंगल ABC, पॉइंट D lies on AB and points E and F lies on BC. पॉइंट D यहाँ पे है और E और F यहाँ पे मैं एज्यूम कर लिया। आगे क्या बोलता है? DF इज पैरेलल टू AC, मैं DF को पैरेलल बनाऊंगा AC के। उसके बाद बोल रहा है DE इज पैरेलल टू AF, मैं DE को पैरेलल बनाऊंगा AF के। आगे क्या बोल रहा है? इफ BE बराबर 4, BE बराबर 4, CF बराबर 3, देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF। मैं X ले लेता हूँ। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि इतना पैरेलल लाइन दिया हुआ है एक ट्रायंगल के अंदर, तो थेल्स थ्योरम लगेगा या सिमिलैरिटी लगेगी, वही ना लग सकता और कुछ लग सकता है। तो सीधा हम लोग थेल्स लगाते हैं कि अगर हम लोग ABF में देखते हैं तो क्या होगा? ये 4:X में है, तो BD/AD भी 4:X में होगा, 4:X। अब फिर हम देख रहे हैं ABC में, तो जो BD/AD है वही BF/CF होगा, मतलब ये पूरा 4 यूनिट होगा और ये X यूनिट होगा। सॉल्यूशन करते हैं, इतना ही करना था। ये दिमाग में भी चल सकता है फटाफट से, लेकिन फिगर बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा? 4/x बराबर होगा 4 + x/3 के। सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम लोग पुटिंग करेंगे। 3 पुट करके देख रहे हैं, 4/3, ये 7/3 नहीं हो सकता। 1.5 पुट कर रहे हैं, 40/15 मतलब 8/3, और ये 5.5 नॉट 11 आ गया ऊपर। 5 पुट करके देखते हैं, 4/5 9/3 नहीं,
4/2 2, 6/3 2। सॉल्व नहीं करना, कभी भी क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं कि मैं डिस्क्रिप्टिव लिखूंगा बैठ के। आंसर फाइंड करना है, कैसे भी करूँ। आगे बढ़ते हैं। In triangle ABC, AD is perpendicular to BC and D at D and A is the bisector of angle A। इतना पढ़ा ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन इतना बार प्रीवियस ईयर में रिपीट किया है, इसके लिए ना फिगर बनाऊंगा और ना ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, आंसर टिक करूंगा। मेरे को पता है कि इस दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 आंसर, वही क्वेश्चन पूछता ही है और कुछ पूछता ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। 2 केस होते हैं, एक में होता है ना एंगल बाइसेक्टर का बात करता है और एक में साइड बाइसेक्टर का बात करता है। दोनों बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहे हैं मतलब उसके अंदर में सर्कल है, इन सर्कल है। जब साइड बाइसेक्टर का बात कर रहा है तो बाहर में है, सरकम सेंटर का बात करेगा, एक बार में इन सेंटर का बात करेगा। तो यहाँ पे इन सेंटर का बात किया जा रहा है, मतलब ये लाइन यहाँ से इन सेंटर से गई है और फिर एक एल्टीट्यूड खींचा गया है। किसी भी साइड हो सकती है, मैं उतना केयर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बना सकते हैं कि जो बड़ा एंगल होगा ऐसे आएगा यही कि 62 ये है तो ये इधर एल्टीट्यूड आएगा और 36 ये है तो एल्टीट्यूड दूर जाएगा। ट्रायंगल का यही ना है कि बड़ा एंगल के नियर में चला जाता है एल्टीट्यूड, तो आएगा इधर ही। और ये आपको गिवन है, मतलब ये बी गिवन है और ये सी गिवन है, ए गिवन है। वो बोल रहा है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर और ए ही एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों को इक्वल इक्वल में। तो ये आपको ना ये लिखना और फोटो बनाना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि पूछता है डी ए ई में रिलेशन और एंगल बी और सी में। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो जो डी ए ई बनेगा, एंगल डी ए ई बनेगा, वो हाफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा। अब मैं यहाँ मॉड क्यों लगाया, गलती से हम 36 माइनस 62 कर देंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। आप 62 माइनस 36 करेंगे तो भी पॉजिटिव। तो 62 माइनस 36 क्या होगा, 26 और 26/2 13 आंसर। लेकिन एक केस और बनता है, वो केस क्या होता है कि जब ये सरकम सेंटर हो, मतलब कि ये इन सेंटर होता है तो क्या होता है, आपको ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरीके का एक सर्कल बनेगा, लेकिन वही जब सरकम सर्कल होगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा कहानी, यही ना होगा। तो यहाँ मैं इन सेंटर का बात किया और इन सर्कल का बात किया, यहाँ मैं सरकम सेंटर और सरकम सर्कल का बात कर रहा हूँ। उस केस में भी एक लाइन सरकम सर्कल से गुजर रहा, सरकम सेंटर से गुजरेगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सॉरी, एक लाइन सरकम सर्कल से गुजरेगा और एक एल्टीट्यूड होगा। किधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये एल्टीट्यूड इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो मैं खुद से ज्यूम कर लिया कि इधर बनेगा। तो उस केस में भी पूछेगा कि इसके बीच वाले एंगल का वैल्यू बताओ, जैसे यहाँ पे पूछा ना बीच वाले एंगल का वैल्यू बताओ। तो ये अगर अल्फा दे दिया और ये अगर बीटा दे दिया तो इस केस में ये बनता है अल्फा माइनस बीटा। और जब इन सर्कल का बात हो तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये दोनों बात आप याद रख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, ये वाला केस है, अल्फा माइनस बीटा बटा 2 कर दिया, आंसर टिक किया, निकल गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। The vertices of triangle ABC lie on a circle with center O. AO is produced to meet the circle at the point P. D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। जो ये केस बताया ना, ये वाला, उसी केस पे है। मैं क्वेश्चन पढ़ा, समझ गया क्या बोलना चाहता है। मैं आंसर 1 सेकंड में टिक कर दूंगा, मतलब जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा आंसर टिक करूंगा। वही चीज बोल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ट्रायंगल, एओ जो है, जो सेंटर पर है एओ, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है आगे। तो ये सर्कल को मीट करता है पॉइंट पी पे। डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी और ये डी पे एक पॉइंट है जो एडी परपेंडिकुलर है डी बीसी पर। और बी बराबर 68 है और सी बराबर 52 है। तो आपको डी ए पी का वैल्यू बताना है। दोनों का डिफरेंस 68 माइनस 52 16। आपको दोनों केस याद होना चाहिए। आप आंसर 10 सेकंड में निकालेंगे, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है कब सरकम सर्कल है और कब इन सर्कल है, मतलब कब सरकम सेंटर का बात कर रहा है और कब इन सेंटर का बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। Points A and B are on a circle with center O. PAM and PBN are tangents to the circle at A and B respectively from a point P outside the circle. बनाते हैं। मैं ये पॉइंट P मान लिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है P, और यहाँ कहीं A पर कट कर रहा है। इतना लेंदी है तो आप लेंदी मत सोचिए, किसी एक पॉइंट पर ही टेंजेंट कट करता है, और ये आगे PAM तक है और ये PBN तक है। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट Q ऑन द मेजर आर्क, आर्क होना चाहिए, ARE नहीं होना चाहिए, आर्क। तो ये मान लीजिए AB है, तो ये माइनर आर्क हुआ और ये मेजर आर्क हुआ, तो यहां पे होगा Q। फिर क्या बोल रहा है कि QAM 58 डिग्री और QBN 50 डिग्री। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ APB, APB का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन करेंगे उसके पहले मैं एक बात पूछूं, आप सभी को पता होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, बता देता हूं। कोई सर्कल है, यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं बोले तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल पॉइंट तो बोल ही सकते हैं, कट कर रहा है, तो जो ये थीटा बनेगा, इस आर्क के उल्टे जो एंगल बनेगा इस कॉर्ड से, वो भी यही थीटा बनेगा। अगर मैं इस तरीके से देखूं, ऐसे किया, इस पॉइंट से ये कॉर्ड है, ये टेंजेंशियल पॉइंट है, ये जो थीटा बना यहाँ पर ऐसे मिलाऊंगा तो यही थीटा बनेगा। अगर ये अल्फा बनता ऐसे, तो इस आर्क के सामने अगर मैं पॉइंट मिलाता तो ये अल्फा बनता। आपको याद होना चाहिए, सेम दिख रहा होगा, 58 बन रहा है, तो इस आर्क के सामने वाला मैं देखूंगा B, तो ये 58 बनेगा। ऐसे ये 50 बन रहा है, इस आर्क के सामने A है, तो वो भी 50 बनेगा। तो मेरे को ये 58 पता चल गया, 50 पता चल गया, तो 108 हो गया, तो ये पता चल जाएगा 72। 180 बना दिया, और क्या किया, निकालना मुझको ये है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं सेंटर एज्यूम कर रहा हूं, इससे मिला दूं, तो ये भी एक साइक्लिक की तरह काम करता है, और इसका और सेंटर पे बने एंगल का सम 180 होता है। और सेंटर पे बना एंगल मैं एक बार में निकाल सकता हूं, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे बना एंगल 72 है, तो सेंटर पे बना 144 हो जाएगा। और मुझको पता है इस दोनों का सम 180 होगा, तो 144 में 36 जोड़ूंगा, आंसर 36। तो अब फटाफट यही करना था। मैं तो ये सब समझाया ना, वहाँ थोड़ी ना समझना होता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। D, E and F are the feet of the perpendicular from the vertices A, B, C respectively of a triangle ABC. फीट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब एल्टीट्यूड सब है। एल्टीट्यूड कहाँ पे कट करता है, ऑर्थो सेंटर पे कट करता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा, इतना सारा चीज मेरे दिमाग में घूम गया। जैसे यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पर F है, तो मैं B, CF, AD, ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट जो होगा इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इफ एंगल BED एंड एंगल BFE इन डिग्रीज आर 24, BED, अच्छा ठीक है, अभी लिखता हूं ऐसे। ये 24 है, तो खुद ब खुद 66 हो जाएगा, पूरा 90 था। आगे क्या बोल रहा है कि BFE 110 है, तो BFE 110 है, तो ये 90 ऑलरेडी है, मतलब ये 20 हो जाएगा। अब आगे मैं दूसरा कलर उठाता हूं, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, EBF। तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी जब बता रहा था, तो एक बात बता रहा था कि जब भी दो परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो ये यहां पे सर्कल खींचा जा सकता है। अगर एक ऐसे और कर दिया तो एक ऐसे भी सर्कल खींचा जा सकता है, यहां से भी सर्कल खींचा जा सकता है। टोटल 6 सर्कल खींचा जा सकता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप एक ऐसे सर्कल खींच सकते हैं। और सर्कल खींचना है तो आप एक इस तरीके से इस पॉइंट से सर्कल खींच सकते हैं।
तो मतलब आप टोटल 6 सर्कल यहाँ पे बनेगा। मतलब एक बार इस तरीके से, फिर एक अगर ए और सी से उठाएंगे तो, एक बार बी पे रख के इस पे उठाएंगे तो, फिर आप अगर बी डी ये पॉइंट एफ इस पे भी सर्कल बन जाएगा। पूरे पे नहीं बनेगा तो कम से कम टेंजेंशियल पॉइंट पे तो बनेगा। तो इतने सारे सर्कल बनते हैं और एक फार्मूला निकल के आता है। लेकिन हम लोग उतना ज़रूरत है नहीं। फार्मूला क्या निकलेगा कि इन सेंटर बन जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल का। तो हम लोग यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पूछा है तो थोड़ा पे ही काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाना शुरू करते हैं। पहला सर्कल बनाएंगे ये वाला। तो ये वाला जैसे बनाया मैं आर्क पे काम करना शुरू कर दूंगा। क्या आर्क पे काम करना है भाई? तो ये 20 बन रहा है, सी आर्क से देख रहा हूँ तो 20 बन रहा है, तो यहाँ पे 20। क्योंकि क्या ये इसी को ना फाइंड करना है, तो इसी के पीछे पड़े हैं, इसके नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो ये 20 पता चल गया। अगर मैं एक सर्कल और खींच दूँ ऐसे, तो क्या होगा? बी डी आर्क पे 24 बन रहा है, तो बी डी आर्क पर ए है, ये भी 24 बनेगा। तो ये 20 है, ये 24 है और ये 90 है। और जो ट्रायंगल है ए बी डी है, तो टोटल 180 होना चाहिए। तो 90 पहले निकल गया और 20 और 24 44 हो गया। तो 90 माइनस 44 46। आप लोग खुद से भी 3 ट्रायंगल, एक वजह से इस पॉइंट से 2 को मिला के बनाया हूँ, इस 2 को मिला के बनाया हूँ, आप इस 2 को मिला के बनाइए। टोटल 3 सर्कल बनाइए और खुद से एक बार देखिए क्या क्या हुआ है कहानी, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ऐसा तो मैं तो बता दिया, आप याद रख गए तो बहुत अच्छी, नहीं याद रखा तो फिर दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं। In triangle ABC, M is the midpoint of the side AB. N is a point in the interior of triangle ABC such that CN is the bisector of angle C and CN perpendicular NB. इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, मेरे शिफ्ट में भी था ये, मेरे ही शिफ्ट का। What is the length of MN if BC बराबर 10 and AC बराबर 15? ट्रायंगल बनाते हैं ABC। M is the midpoint of AB, midpoint ले लिया। N is a point in the interior of triangle ABC, कहीं पे है जहाँ पे CN बाइसेक्टर है। तो CN को इसे बाइसेक्टर लेते हैं किसी पॉइंट N तक, मान लीजिए यहाँ ले लिया N। CN परपेंडिकुलर है NB पर, तो NB ऐसे परपेंडिकुलर हो गया इस पॉइंट पे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN? तो मैं कुछ एक बातें बता दे रहा हूँ जिससे आप ना जल्दी जल्दी सीखेंगे, समझ जाएंगे। टोटल सेंटर कितने हैं? बहुत है, लेकिन मैं 4 के ऊपर बात करूँगा। सेंट्रोइड, एक है आपका इन सेंटर, एक है सरकम सेंटर और एक है ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियन से। इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर किससे बनता है? साइड बाइसेक्टर से। और ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? एल्टीट्यूड से। इतना सारा चीज आपको पहले से पता है। अब मैं एक चीज और दिखा रहा हूं। अगर ट्रायंगल है, एक लाइन खींच दिया, और मैं एक बात बता रहा हूं कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और ये एल्टीट्यूड भी है। तो यहां से ये 2 चीज बताते ही ये प्रूफ होगा कि ये चारों होगा। मतलब वो मीडियन भी होगा और वो साइड बाइसेक्टर भी होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि अब इक्विलेटरल में भी ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ही तो है। तो ये यहाँ पे एक चीज प्रूफ होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जब ये 2 चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो चारों सेटिस्फाई करेगा। और ये आप ये मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये मिड पॉइंट भी होगा और ये सबको इक्वल डिवाइड भी करेगा, ये साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये मिड पॉइंट भी होगा, हर चीज़ ही सेटिस्फाई करेगा। तो वहीं पे ये क्वेश्चन में जैसे ही मेरे को 2 चीज़ दिखा था कि पहले से ये एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में दे दिया था और फिर बोल रहा था ये परपेंडिकुलर है। मतलब मेरे को एक काम करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल खोजना है कैसे भी। तो मैं खोजना शुरू किया। पूछा क्या था? MN बताना है। तो मैं MN तो बाद में निकालूंगा, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल तो खोजूं। तो BC 10 दिया हुआ है, AC 15 दिया हुआ है। तो मैं कैसे खोजा?
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहीं पे बन सकता है क्योंकि इसी को बाइसेक्ट किया है, इसको बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी इसको बाइसेक्ट किया, तो मैं इसको आगे बढ़ा दिया, रेड लेता हूँ। अब मेरे को क्या पता चला कि ये बाइसेक्ट हुआ है, तो मतलब ये आपका पहला चीज क्या था, एंगल बाइसेक्टर, और यही क्या है, एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ये सिर्फ प्रूफ हुआ कि ये मिड पॉइंट भी होगा और ये इक्वल भी कटेगा, और ये जो ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस भी होगा। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, पूरा 15 है, ये 10 है तो ये 5 होगा। और एक चीज़ हम पहले से प्रूफ कर लिए कि ये मिड पॉइंट है, और जब मैं ये प्रूफ किया ये मिड पॉइंट है, ये ऑलरेडी गिवन है मिड पॉइंट है, तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। और मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, जो mn होगा वो 5/2 होगा, तो आंसर 2.5। ऐसे करना होता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। Tangent at point A and B intersect outside the circle at P. If OP बराबर 2OA, अगर OA 1 यूनिट है तो OP 2 यूनिट होगा, और ये 90 बनता है तो ये √3 यूनिट होगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1, 2 और √3 का केस एक ही जगह बनता है जब ट्रायंगल 30, 60, 90 हो, और ये 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता चल गया, ये 30 है, ये 60 है। पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP का लेंथ बताना है मेरे को। AB कॉर्ड का लेंथ 10 पता है, तो ये आधा आधा हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। 60 के सामने 5 है, ये भी 90 बनेगा, क्योंकि कोई भी कॉर्ड क्या होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है, ऐसे कॉर्ड होता है। तो ये यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये R और R हो जाता है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाता है, 90 भी गिरता है। तो ये मेरे को 5 पता है जो कि 60 के सामने है, ये 30 होगा, 30 के सामने क्या होगा, 5/√3, तो 90 के सामने क्या होगा, 10/√3। तो एक यूनिट का वैल्यू 10/√3 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, गुणा 10/√3। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि AP पूछा है तो 10। ऐसे एग्जाम में करना होता है, ये प्री का पेपर में आया है वो क्वेश्चन है, CGL का। आगे बढ़ते हैं। Vertices A, B, C and D of a quadrilateral ABCD lie on a circle। ये चीज पता चला गया कि जब सर्कल के ऊपर चारों है वर्टिसेस तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या होता है, आपको सब याद होना चाहिए। जैसे ये चीज बना तो आपके माइंड में सब कुछ घूम जाना चाहिए। इफ A इज 3 times C and D इज 2 times B, तो आपको पता होना चाहिए कि A और C का सम 180 होता है और B और D का सम 180 होता है। क्या होता है जब इसे बना देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। इसका A और C का सम 180 होगा और B और D का सम 180 होगा। और बोल रहा है A 3 times है C का, तो A 3 यूनिट होगा तो C 1 यूनिट होगा, तो A 135 होगा और C 45 होगा। फिगर नहीं बनाना है, उसके लिए दिखना चाहिए कि आपको A/C 3/1 है और 3 1 4 का वैल्यू 180 है, तो 3 का 4 का वैल्यू 180 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 45, तो 1 का वैल्यू 45 और A का वैल्यू 135, तो सीधा मुंह से A 135 C 45। अब सेम केस D और B में पूछा है और D 2 टाइम्स है B का, तो 2 1 3, 3 का वैल्यू 180, तो D का वैल्यू कितना 120 और B का वैल्यू कितना 60। अब क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D एंड C, तो D 120 है और C 45 है, 75। तो इसके लिए पेन नहीं उठाना था, मतलब पेन उठा सकते हैं तो सिर्फ इतना बात लिखने के लिए, और सब मन में, नहीं तो इसके लिए फिगर नहीं बनाना था। आगे बढ़ते हैं।
O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ओ ए बराबर 12, ओ सी बराबर 9, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ ए एंड ए बी सी बराबर 60. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी. ये सीजीएल मेंस इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, 29 जनवरी का जो पेपर हुआ था. बनाते हैं. ए बी सी ओ कोई पॉइंट है तो कोई भी पूरा पॉइंट क्या होगा 360 होगा, मतलब ये सब 120 120 बना रहा है आसान भाषा में. ये भी 120, ये भी 120 और ए बी सी 60 बोल दिया. आगे क्या बोला है, ओ ए जो है ये पॉइंट ओ ए ये 12 है और ये ओ सी 9 है. तो यहाँ पे बताना है ओ बी का लेंथ क्या होगा. तो यहाँ पे दो चीज होने वाला है. पहला, या आप जिस तरीका को जो चीज पकड़ ले, मैटर ये करता है ना एग्जाम के टाइम प्रेशर में आप क्या पकड़ लेते हैं. जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं सिमिलैरिटी नहीं साइन रूल लगा दिया था और साइन रूल लगा के सॉल्व कर दिया था. लेकिन सिमिलैरिटी भी पकड़ने लायक है, कोई बहुत टफ नहीं है. जैसे मैं इसको थीटा माना तो ये क्या होगा 60 माइनस थीटा होगा और ये ऑलरेडी 120 है तो ये भी 60 माइनस थीटा होगा और ये भी 120 है ऑलरेडी और ये 60 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा होगा. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. तो मैं भी ये सब किया था और ये दोनों पे साइन रूल लगा दिया था क्योंकि 12 9 और ये कॉमन आ रहा था. तो अब दोनों तरीके से कर सकते हैं. मैं यहाँ सिमिलैरिटी से बता दे रहा हूँ कि थीटा के सामने क्या है 9, इसमें थीटा के सामने क्या है जो निकालना है मतलब x, 60 माइनस थीटा के सामने क्या है जो निकालना है x, 60 माइनस थीटा के सामने क्या है 12. तो एक्स स्क्वायर बराबर 108, x बराबर 36 गुणा 3 6√3, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 108, x बराबर अंडर रूट का 108. ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना एग्जाम में, तो फिर 6√3. ऐसे तो एग्जाम में नहीं ना लिखेंगे, सीधा यहाँ के बाद आंसर. आगे बढ़ते हैं. तो इतने ही क्वेश्चन थे ज्योमेट्री का और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.